हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है लेट्स टॉक विथ हिमांशु सेन। आपका स्वागत करता हूं मैं इस चैनल पर। दोस्तों, इस चैनल पर हम ऑडियो बुक पढ़ाते हैं। ऑडियो बुक हमारा रिलेटेड होती हैं आपका जीके से, इतिहास से, और जो भी हमारे सामाजिक चीज़ें अगल बगल चल रही हैं उससे रिलेटेड होती हैं ऑडियो बुक हमारी। दोस्तों, हम इतिहास के विषय में पढ़ा रहे हैं। हमारी ऑडियो बुक है रामशरण शर्मा, भारत का प्राचीन इतिहास। दोस्तों, इस बुक के हम 19 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं और 20वां चैप्टर है हमारा मध्य एशिया से संपर्क और उसका महत्व। दोस्तों, इस चैप्टर को हम एक आसान भाषा में पढ़ेंगे और एक ये ऑडियो बुक हमारा इसलिए है जिससे आप अच्छी तैयारी कर सकें और आसान भाषा में किताबों को समझ सकें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच। चलते हैं अपने ऑडियो बुक की तरफ। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस ऑडियो बुक में हम 20वें चैप्टर पर हैं, जिसका नाम है मध्य एशिया से संपर्क और उसका प्रभाव। इसकी पहली ही हेडिंग है दोस्तों हमारा, इस पेज नंबर है 178। पहली हेडिंग है राजनीतिक पहलू, जिसे पढ़ते हैं हम। ईसा पूर्व 200 के कालावधि में मौर्य साम्राज्य जितना बड़ा किसी अन्य साम्राज्य का साक्ष्य नहीं मिलता है। इस दौरान मध्य एशिया और भारत के बीच एक घनिष्ठ संबंध और व्यापक संपर्क बना। भारत के पूर्व और मध्य दक्कन में मौर्य के बाद शुंग, कन्नम और सातवाहन जैसे कई स्थानीय शासक आए। मौर्यों के बाद मध्य एशिया के कई राजवंश उत्तर पश्चिमी भारत में आए और शासन किया। उनमें से कुषाण सर्वाधिक प्रसिद्ध हुए। इंडो यूनानी ईसा पूर्व 200 के आसपास आक्रमणों की एक श्रृंखला शुरू हुई। हिंदू कुश को सबसे पहले पार करने वाले यूनानी थे, जिन्होंने उत्तर अफगानिस्तान के क्षेत्रों में ऑक्सस नदी के दक्षिण में स्थित बैक्टीरिया या बहलिका पर शासन किया। एक के बाद एक आक्रमणकारी आते गए, उनमें से कुछ ने तो एक ही समय में समानांतर शासन किया। आक्रमणों का एक महत्वपूर्ण कारण था सेल्यूकस साम्राज्य की कमजोरी। इस साम्राज्य की स्थापना बैक्टीरिया और ईरान से सटे हुए पार्थिया नामक इलाके में हुई थी। सीथियन जनजाति के बढ़ते दबाव के कारण उत्तरवर्ती यूनानी शासक इस क्षेत्र में सत्ता बनाए रखने में असमर्थ थे। चीनी दीवार के निर्माण के साथ सीथियन को चीनी सीमा से वापस धकेल दिया गया था, इसलिए उन्होंने पड़ोसी यूनानियों और पार्थियों की तरफ ध्यान दिया। सीथियन कबीलों द्वारा धकेले जाने के बाद बैक्ट्रियन यूनानी भारत पर आक्रमण के लिए मजबूर हो गए। इस काल में अशोक के जो उत्तराधिकारी थे वे इतने कमजोर हो गए थे कि विदेशी आक्रमणों की इस लहर को रोकने में सक्षम नहीं हुए। भारत पर सबसे पहले आक्रमण करने वाले यूनानी थे, जिन्हें इंडो यूनानी या इंडो बैक्टीरिया कहा जाता है। ईसा पूर्व दूसरी शताब्दियों में शुरुआत में इंडो यूनानी लोगों ने उत्तर पश्चिमी भारत के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया, जो सिकंदर की विजय से, पेज नंबर हमारा 179 है दोस्तों, भी बहुत बड़ा क्षेत्र था। कहा जाता है कि वे अयोध्या और पाटलिपुत्र तक आ गए थे। हालांकि यूनानी भारत में एकजुट होकर शासन स्थापित करने में विफल रहे। दो यूनानी राजवंशों ने एक साथ समानांतर काल में उत्तर पश्चिमी भारत पर शासन किया। सबसे प्रसिद्ध भारत यूनानी शासक मेनांडर ईसा पूर्व 165-45 थे, जिन्हें मिलांडर के रूप में भी जाना जाता था। पंजाब में उनकी राजधानी सकल आधुनिक सियालकोट में थी और उन्होंने गंगा यमुना दोआब पर आक्रमण किया। उनके अधीन सकल और मथुरा सहित कई महानगर थे। वे अपने शासन में विभिन्न प्रकार के सिक्कों के प्रसार के लिए जाने जाते हैं। नागसेन, जिन्हें नागार्जुन के रूप में जाना जाता है, के प्रयास से वे बौद्ध धर्म में परिवर्तित हो गए। मेनांडर ने नागसेना से बौद्ध धर्म से जुड़े कई सारे सवाल पूछे। इन सवालों और नागसेना के उत्तरों को एक पुस्तक मिलिंद पनो या मिलिंद के प्रश्न के रूप में दर्ज किया गया है। यूनानियों द्वारा जारी किए गए सिक्कों की बड़ी संख्या के कारण भारत के इतिहास में इंडो यूनानी शासन महत्वपूर्ण है। भारत में इंडो यूनानी शासक ऐसे पहले शासक थे जिनके सिक्के के आधार पर कहा जा सकता है कि इसे किस शासक द्वारा जारी किया गया। पुराने पंचचिन्हित सिक्कों को इस तरह किसी राजवंश से जोड़कर देख पाना संभव नहीं है। भारत में सोने के सिक्के जारी करने वाले सबसे पहले शासक इंडो यूनानी ही थे। कुषाणों के समय में इन सिक्कों की संख्या में वृद्धि हुई। भारत के उत्तर पश्चिमी सीमा में यूनानी शासन ने हेलेनिस्टिक कला की शुरुआत की, किंतु इसे
विशुद्ध यूनानी नहीं माना जा सकता। यह सिकंदर की मृत्यु के बाद गैर यूनानी लोगों के साथ यूनानी संपर्क के परिणाम से विकसित हुई कला थी। गांधार कला इसका सबसे अच्छा उदाहरण था। अब आते हैं दोस्तों हम एक नई हेडिंग पर, जो है शक। पढ़ते हैं इस हेडिंग में आगे। यूनानियों के बाद शक आए। शक या सीथियन ने बैक्टीरिया और भारत दोनों में यूनानी शक्तियों को नष्ट कर दिया और यूनानियों की तुलना में भारत के बहुत बड़े हिस्से पर कब्जा किया। भारत और अफगानिस्तान के विभिन्न हिस्सों में शकों के शक्ति केंद्र की 5 शाखाएं थीं। शकों की एक शाखा अफगानिस्तान में थी, दूसरी पंजाब में जिसकी राजधानी तक्षशिला थी, और तीसरी मथुरा में जहां उन्होंने 2 शताब्दियों तक शासन किया। चौथी शाखा ने पश्चिमी भारत पर अपना कब्जा जमाया, जहां शकों ने 14वीं शताब्दी तक शासन किया। पांचवी शाखा ने ऊपरी दक्कन में अपनी शक्ति स्थापित की। शकों को भारत के शासकों और लोगों से किसी भी प्रतिरोध का सामना नहीं करना पड़ा। ईसा पूर्व 57 से 58 के आसपास हम उज्जैन के राजाओं के बारे में सुनते हैं, जो प्रभावी ढंग से शकों के खिलाफ लड़े और अपने शासनकाल में उन्हें बाहर खदेड़ दिया। उन्होंने खुद को इस नंबर हमारा 180 है दोस्तों, विक्रमादित्य कहा और शकों पर उनकी विजय के बाद ईसा पूर्व 57 के युग को उन्हीं के नाम से विक्रम संवत माना जाता है। इसके बाद विक्रमादित्य एक प्रतिष्ठित उपाधि बन गया। जिसने भी सफलता हासिल की और पराक्रम दिखाया, उसने यह उपाधि ग्रहण की। जैसे महान शक्ति प्रदर्शन के लिए रोमन सम्राट सीजर की उपाधि अपना लेते थे। इस परंपरा का परिणाम यह हुआ कि भारतीय इतिहास में 14 विक्रमादित्य हुए। गुप्त वंश के चंद्रगुप्त द्वितीय उनमें सबसे प्रसिद्ध थे। यह उपाधि 12वीं शताब्दी तक भारतीय राजाओं के लिए शोभायमान रही। यह विशेषकर भारत के पश्चिमी भाग और पश्चिमी डेक्कन में प्रचलित थी। हालांकि शकों ने देश के विभिन्न हिस्सों में अपना शासन स्थापित किया। उनमें से पश्चिमी भारत में शासन करने वाला शक लगभग 4 शताब्दी तक राज करते रहे। वे गुजरात के प्रसिद्ध शक शासक रुद्रदामन प्रथम वे गुजरात के समुद्र व्यापार से काफी लाभान्वित हुए और कई चांदी के सिक्के जारी किए। भारत में सबसे प्रसिद्ध शक शासक रुद्रदामन प्रथम सन 130 से 50 थे। उन्होंने न केवल सिंध पर शासन किया, बल्कि गुजरात, कोंकण, नर्मदा घाटी, मालवा और काठियावाड़ के एक महत्वपूर्ण हिस्सों पर शासन किया। वे काठियावाड़ के सूखे हुए क्षेत्रों में सुदर्शन झील, जो मौर्यों के समय से सिंचाई के लिए लंबे समय तक इस्तेमाल होती थी, उसकी भी मरम्मत करवाई। रुद्रदामन संस्कृत में काफी रुचि रखते थे, हालांकि उनके पूर्वज मध्य एशिया के थे। उन्होंने पहला लंबा अभिलेख शुद्ध संस्कृत में जारी किया था। इससे पहले के सभी प्राचीन अभिलेख प्राकृत में थे, जिसे अशोक ने राज्य की भाषा बनाई थी। नई हेडिंग नंबर 200, पार्थियन। उत्तर पश्चिम भारत में शकों के वर्चस्व के बाद पार्थियन आए। कई प्राचीन भारतीय संस्कृत ग्रंथों में दोनों लोगों का उल्लेख एक साथ शक पहलवों के रूप में किया गया है। वास्तव में दोनों ने एक ही समय में भारत पर शासन किया था। मूलतः पार्थियन या पहलव ईरान में रहते थे, जहां से वे भारत आए थे। उन्होंने पहली शताब्दी में उत्तरी पश्चिमी भारत के एक छोटे से हिस्से पर कब्जा किया, और जो यूनानी और शकों की तुलना में बहुत छोटा था। पार्थियनों के सबसे प्रसिद्ध राजा गोंडोफर्नेस थे, जिनके काल में संत थॉमस ईसाई धर्म के प्रसार के लिए भारत आए थे। समय के साथ पार्थियन भी शकों की तरह भारतीय राजनीति और समाज के विभिन्न अंग बन गए। नई हेडिंग हमारे दोस्तों, कुषाण। पार्थियन के बाद कुषाण आए। इन्हें योची या टोचीरियन कहा जाता था। टोचोरियन सीथियन की ही तरह माने जाते थे। योची कबीले कुल 5 संप्रदायों में बटे हुए थे। कुषाण उनसे एक थे। ये चीन के पड़ोस में उत्तर मध्य एशिया के मैदान में रहने वाला खानाबदोश लोग थे। कुषाणों ने सबसे पहले बैक्ट्रिया या उत्तर अफगानिस्तान पर कब्जा किया और वहां से शकों को स्थापित कर दिया। धीरे धीरे वे काबुल की घाटी तरफ बढ़े और हिंदू कुश को पार कर गांधार पर कब्जा कर लिया और इन क्षेत्रों में यूनानी और पार्थियन के शासन को छिन्न भिन्न कर दिया। अंततः उन्होंने सिंधु नदी के निचले हिस्से और गंगा घाटी के अधिकतर हिस्सों में अपना शासन स्थापित कर लिया। उनका साम्राज्य ओक्से से गंगा तक, मध्य एशिया से खोरासान के बिहार के पाटलिपुत्र तक फैला था। मध्य एशिया के पूर्व सोवियत गणराज्य का बड़ा हिस्सा और ईरान, अफगानिस्तान और लगभग पूरा पाकिस्तान और उत्तर भारत को उन्होंने अपने अधीन बनाया। इसी कारण भारत में कुषाण साम्राज्य को कभी कभी मध्य एशिया का साम्राज्य भी कहा जाता है। इस साम्राज्य ने भिन्न लोगों
और संस्कृतियों के आपसी संपर्कों और समागम के लिए एक अनूठा अवसर प्रदान किया। इस प्रक्रिया ने एक नए प्रकार की संस्कृति को जन्म दिया, जो आज के 9 देशों में फैली हुई है। कुषाण के 2 उत्तरावर्ती राजवंश थे। पहले राजवंशों की स्थापना कठफिश समूहों के प्रमुख द्वारा दी गई और इसका शासन सन 50 से लेकर 28 वर्षों तक चला। इस दौरान 2 राजाओं ने शासन किया। पहले राजा कटफिश प्रथम हिंदू कुश के दक्षिण में सिक्के जारी किए। उन्होंने रोमन सिक्कों का नकल करते हुए तांबे के सिक्के बनवाए। दूसरे राजा कटफिश द्वितीय ने बड़ी संख्या में सोने के सिक्के जारी किए और सिंधु के पूर्व में अपने राज्य का विस्तार किया। कटफिश के बाद कनिष्क राजवंश आया। इन राजाओं ने ऊपरी भारत और निचली सिंधु घाटी में कुषाणों की शक्ति को बढ़ाया और फैलाया। प्राचीन कुषाण राजाओं ने गुप्त काल से भी अधिक शुद्धता वाले सोने के कई सिक्के जारी किए। हालांकि कुषाणों के सोने के सिक्के मुख्य रूप से सिंधु के पश्चिमी में पाए जाते हैं, जबकि उनके उल्लेख केवल उत्तर पश्चिमी भारत और सिंध में ही नहीं, बल्कि मथुरा, श्रावस्ती, कौशाम्बी और वाराणसी में भी पाए जाते हैं। इस तरह गंगा यमुना दोआब के अलावा उन्होंने मध्य गंगा घाटी के बड़े हिस्सों में भी अपना अधिकार स्थापित किया था। मथुरा से प्राप्त कुषाण सिक्के अभिलेख, निर्माण और मूर्तिकला के टुकड़े दर्शाते हैं कि यह भारत में उनकी दूसरी राजधानी थी। पहली राजधानी फिरोजपुर या पेशावर थी, जहां कनिष्क ने एक मठ और विशाल स्तूप बनवाया था। इस स्तूप ने विदेशी यात्रियों को आश्चर्यचकित कर दिया। कनिष्क सबसे प्रसिद्ध कुषाण शासक थे। यद्यपि भारतीय सीमा के बाहर उन्हें चीन से हार का सामना करना पड़ा। वे इतिहास में 2 कारणों से जाने जाते हैं। सबसे पहले उन्होंने सन 78 में एक संवत की शुरुआत की, जिसे अब शक संवत के रूप में भी जाना जाता है और जो भारत सरकार द्वारा उपयोग में लाया जाता है। दूसरा, कनिष्क ने पूरी तरह से बौद्ध धर्म को संरक्षण प्रदान किया। उन्होंने कश्मीर में बौद्ध धर्म की एक सभा बुलाई, जहां बौद्ध धर्म की महायान शाखा का निर्माण किया गया। कनिष्क भी कला और वास्तुकला के महान संरक्षक थे। पेज नंबर 182। कनिष्क के उत्तराधिकारी और उत्तर पश्चिमी भारत में सन 230 के आसपास तक शासन करते रहे और उनमें से कुछ ने वासुदेव जैसे शुद्ध भारतीय नाम भी अपनाए। ईरानी मूल के ससैनियन ने तीसरी शताब्दी में अफगानिस्तान और सिंधु के पश्चिमी में स्थित क्षेत्रों से कुषाण साम्राज्य को उखाड़ फेंका। हालांकि भारत में कुषाण राजशाही 100 वर्ष तक बनी रही। काबुल घाटी, कपीसा, बैक्ट्रिया, ख्वारिज़्म और सोगिद दयाना मध्य एशिया में बोखारा एवं समरकंद के निकट में कुषाण रजवाड़ों का अस्तित्व तीसरी चौथी शताब्दी तक था। इन क्षेत्रों में कई कुषाण सिक्के, अभिलेख और मिट्टी की मूर्तियां पाई गईं, खास तौर पर ओक्सिस पर, जो अराल सागर में दक्षिण में स्थित है। ख्वारिज़्म के टोपक कला में तीसरी चौथी शताब्दी के मध्य कुषाण महल पाए गए हैं। इसमें अरमाइक लिपि में और खोरिज़्म भाषा में लिखे अभिलेखों और दस्तावेजों से युक्त प्रशासनिक संग्रह भी हैं। आते हैं दोस्तों अब अपना नई हेडिंग पर, जिसका नाम है इंडो ससैनियन। हालांकि तीसरी शताब्दी के मध्य तक ससैनियनों ने निचले सिंधु क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। शुरुआत में उन्होंने इस क्षेत्र को हिंदू कहा। यह धर्म के संदर्भ में कहीं कहा गया था। सिंधु के लोगों के अर्थ में कहा गया था। सन 262 के एक ससैनियन अभिलेख में हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग हुआ। मुगल और आधुनिक समय में भारत के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला हिंदुस्तान शब्द पहली बार तीसरी शताब्दी में इस्तेमाल किया गया। ससैनियन, जिन्हें इंडो ससैनियन भी कहा जाता है, ने भारत में 1 शताब्दी से भी कम समय तक शासन किया, लेकिन उन्होंने बड़ी संख्या में सिक्के जारी कर भारतीय अर्थव्यवस्था में योगदान दिया। नई हेडिंग हमारा दोस्तों, सांस्कृतिक परिणाम, संरचनाएं और बर्तन। शक कुषाण काल में भवन निर्माण की संरचना में विशेष प्रगति हुई। उत्तर भारत के विभिन्न स्थानों पर खुदाई में निर्माण की कई परतें मिली हैं। कहीं-कहीं ये आधे दर्जन से भी अधिक हैं। इनमें हमें फर्श बनाने के लिए पकी ईंटों का प्रयोग मिलता है और छत बनाने के लिए खप्परों और मिट्टी की पकी हुई टाइलों का प्रयोग मिलता है। हालांकि बाहर से टाइलों का उपयोग नहीं किया गया है। इस अवधि में ईंट की दीवारों और कुओं का भी निर्माण भी किया गया। इस काल में विशिष्ट लाल बर्तन मिलते हैं, जो सादा और पॉलिश किए हुए होते हैं। वे सामान्य और अच्छी बनावट की भी होती थी। इन विशिष्ट बर्तनों में छिड़काव करने वाले ठोटीदार और फुहारे वाले बर्तन भी हैं। ये हमें इसी काल में मध्य एशिया की कुषाण काल की परतों में
पाए जाने वाले सूक्ष्म लाल बर्तन के ही जैसे दिखते हैं। मिट्टी के लाल बर्तन बनाने की तकनीक मध्य एशिया में व्यापक रूप से प्रचलित थी और कुषाण साम्राज्यों के सांस्कृतिक क्षेत्र की सीमाओं पर स्थित फरगना जैसे जगहों में पाई जाती थी। घुड़सवार सेना शक और कुषाण ने भारतीय संस्कृतियों में नए संदर्भ जोड़े और उन्हें बेहद समृद्ध किया। वे पूरी तरह से भारत में बस गए थे और यहाँ की संस्कृति को अपना लिया। पेज नंबर 193 है दोस्तों, क्योंकि उनकी अपनी कोई लिपि या लिखित भाषा और कोई संगठित धर्म नहीं था, इसलिए उन्होंने भारतीय संस्कृति के इन घटकों को अपना लिया और भारतीय समाज के विभिन्न अंग बन गए। उन्होंने बेहतर घुड़सवार सेना की शुरुआत की और बड़े पैमाने पर घोड़े का इस्तेमाल किया। उन्होंने लगाम और काठी के प्रयोग को लोकप्रिय बनाया, जो दूसरी और तीसरी शताब्दियों की बौद्ध मूर्तियों में दिखाई देते हैं। शक और कुषाण उत्कृष्ट घुड़सवार थे। अफगानिस्तान के बेगम में हुई खोज से प्राप्त कुषाण काल की घुड़सवारों की मिट्टी की मूर्तियों से घुड़सवारी के लिए उनके जुनून का पता चलता है। इन विदेशी घुड़सवारों में से कुछ बख्तरबंद हथियारों से पूरी तरह लैस थे और भाले और बर्छी से युद्ध करते थे। मुमकिन है कि उन्होंने रस्सी से बने कुछ रकाबों का भी इस्तेमाल किया, जो उनकी घुड़सवारी में सहायक हुआ और आवागमन भी आसान हो गया। शक और कुषाणों ने पगड़ी, अखरखा, कुर्ती, पतलून और भारी लंबी कोटी की शुरुआत की। आज भी अफगानी और पंजाबी लोग पगड़ी लगाते हैं और कुर्ता पहनते हैं, जो लंबे कोट का ही बदला हुआ रूप है। मध्य एशियाई लोगों ने टोपी, हेलमेट, जूते भी लाए, जो योद्धाओं द्वारा उपयोग किए जाते थे। इन्हीं के बदौलत उन्होंने ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत में अपने विरोधियों का सफाया किया। बाद में जब यह सैन्य वेशभूषा और कौशल देश भर में फैला, तो यहाँ के राजाओं ने विजय पाने के लिए इसका अच्छा इस्तेमाल किया। नई हेडिंग हमारा दोस्तों, व्यापार और कृषि। केंद्रीय एशियाई लोगों के आने से मध्य एशिया और भारत के बीच घनिष्ठ संबंध स्थापित हुए। भारत को मध्य एशिया में अल्ताई पहाड़ों से सोने का एक बड़ा खजाना मिला। भारत को रोमन साम्राज्य के साथ व्यापार के माध्यम से भी सोना मिला होगा। कुषाणों ने रेशम के उस मार्ग सिल्क रूट को नियंत्रित कर लिया, जो चीन से शुरू होकर उसके साम्राज्य मध्य एशिया और अफगानिस्तान से ईरान तक जाता था। साथ ही यह पूर्व भूमध्य क्षेत्रों में रोमन साम्राज्य का हिस्सा रहे पश्चिमी एशिया तक जाता था। यह मार्ग कुषाणों के लिए पर्याप्त आय का स्रोत था। उन्होंने व्यापारियों पर लगाए गए करों की सहायता से एक विशाल और समृद्ध साम्राज्य का निर्माण किया। यह महत्वपूर्ण है कि कुषाण भारत के पहले शासक थे। पेज नंबर 184, जिन्होंने व्यापक पैमाने पर सोने के सिक्के जारी किए। कुषाणों ने कृषि को बढ़ावा दिया। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और पश्चिमी मध्य एशिया में बड़े पैमाने पर सिंचाई के प्रारंभिक पुरातात्विक निशान कुषाण काल में मिलते हैं। नई हेडिंग है हमारा दोस्तों, राजनीति। मध्य एशिया विजेताओं ने कई छोटे छोटे राजाओं पर निशाना मध्य एशियाई विजेताओं ने कई छोटे छोटे राज्यों के राजाओं पर अपना शासन थोप दिया। इससे एक सामंती व्यवस्था का विकास हुआ। कुषाण राजाओं ने महाराजा धीराज राजाओं का राज जैसी उपाधि धारण की, जिससे संकेत यह मिलता है कि वे कई छोटे छोटे राजाओं के राजा थे और वे कर वसूला करते थे। शक और कुषाणों ने इस अवधारणा को मजबूत किया कि राजा ईश्वर का दूत होता है। अशोक ने खुद को देवप्रिय कहा, लेकिन कुषाण राजाओं ने खुद को ईश्वर का पुत्र या देवपुत्र कहा। कुषाणों ने यह खिताब चीनी लोगों से लिया, जो अपने राजाओं को स्वर्ग का पुत्र कहते थे। भारत में संभवतः ऐसा प्रयोग राजशाही को मान्यता और वैधता दिलाने के उद्देश्य से हुई होगी। ब्राह्मण विधि के निर्माता मनु ने लोगों को राजा का सम्मान करने को, भले ही वह बच्चा ही क्यों न हो, क्योंकि वह इंसान के रूप में एक महान देवता ही होता है। कुषाण ने शक द्वारा अपनाई गई छत्रशाही शासन को मजबूत किया। साम्राज्य कई शासकों में विभाजित कर दिया गया। प्रत्येक के एक शासक बनाए गए। वंशानुगत आधार पर एक इलाके पर दो राजाओं के एक साथ शासन करने की अनोखी प्रथा भी शुरू हुई, जिसमें एक समय में एक साथ दो शासक राज करते थे, अर्थात पिता व पुत्र एक साथ मिलकर एक ही राज्य में शासन करने लगे। ऐसा लगता है कि इन शासकों ने केंद्रीकरण को कम किया होगा। यूनानियों ने सैन्य शासन की भी शुरुआत की। इन शासकों को स्त्रोत तेजस कहा जाता था। वे इसके सेनानियों की नियुक्ति करते थे। जनता पर नए राजाओं का वर्चस्व बनाने और प्रभाव जमाने के लिए सैन्य शासकों को नियुक्त किया जाता था। भारतीय समाज में नए तत्व अंततः यूनानी, शक, पार्थियन और कुषाण सबने भारत में अपनी पहचान खो दी। समय के साथ पूरी तरह से वे भारतीय हो गए, क्योंकि उनमें से ज्यादातर आक्रमणकारी थे, इसलिए वे भारतीय समाज में एक क्षत्रिय योद्धा के रूप में उसी वर्ण में शामिल हो गए। ब्राह्मण समाज में उनके इस शामिल होने को अलग ढंग से
व्याख्यायित किया है। ब्राह्मण विधि निर्माता मनु ने कहा है कि शक और पार्थियन क्षत्रिय थे जो अपने कर्तव्य से भटक गए और उनका स्तर गिर गया। दूसरे शब्दों में उन्हें द्वितीय स्तर का क्षत्रिय माना जाता है। प्राचीन भारतीय इतिहास में अन्य किसी काल में इतनी बड़ा संख्या में द्वितीय समाज भारतीय समाज में विदेशियों को समाहित नहीं किया गया है जैसे कि उत्तरवर्ती मौर्य काल के बाद किया गया था। धार्मिक विकास मध्य एशिया के कुछ शासकों और अन्य लोगों ने वैष्णव संप्रदाय को अपना लिया जिसका अर्थ है कि वे उस विष्णु के उपासक हो गए जो जगत का पालक है और सबकी रक्षा करते हैं। यह पूर्व दूसरी शताब्दी के मध्यकाल में यूनानी राजदूत हेलियोडोरस ने मध्य प्रदेश में विदिशा के पास भेषनगर में वसुदेव के सम्मान में एक स्तंभ स्थापित किया जो एक अन्य कुछ अन्य शासकों ने बौद्ध धर्म अपना लिया। प्रसिद्ध यूनानी शासक मेनांडर बौद्ध बन गए और बौद्ध गुरु नागसेना जिन्हें नागार्जुन भी कहा जाता था के साथ हुए। उनके प्रश्न और उत्तर मौर्य काल के बाद के बौद्धिक इतिहास के लिए बेहतरीन स्रोत है। कुषाण शासकों ने शिव और बुद्ध दोनों की पूजा की और इन दोनों छवियां कृष्ण सिक्कों पर उकेरी गईं। कई कुषाण शासक विष्णु के उपासक थे। कुषाण शासक वासुदेव के ही नाम से ऐसे विदित होते हैं जो कृष्ण का पर्यायवाची शब्द है अर्थात विष्णु के अवतार। नहीं है ठीक है हमारे दोस्तों। बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का उदय। व्यापार और कारीगर की गतिविधियों में आकस्मिक वृद्धि व मध्य एशिया में बड़ी संख्या में लोगों के आवागमन के कारण उत्तर मौर्य काल में धर्मों में काफी बदलाव हुए। इससे बौद्ध धर्म विशेष रूप में प्रभावित हुआ। बौद्ध भिक्षु और भिक्षुणियों ने नगर में बढ़ते व्यापारियों और कारीगरों से नकद व धन वसूला। आंध्र प्रदेश के नागार्जुन कोंडा क्षेत्रों में सिक्कों की बड़ी संख्या पाई गई है। इसके अलावा बौद्धों ने उन विदेशियों का भी स्वागत किया जो मांसाहारी हैं। इसके अलावा बौद्ध ने उन विदेशियों का भी स्वागत किया जो मांसाहार थे। इससे सादा जीवन व्यतीत करने वाले भिक्षु और भिक्षुणियों का जीवन राज बरोज आरामदायक होता गया। वे सोना चांदी लेने लगे, मांसाहार शुरू कर दिया और भव्य वस्त्र पहनने लगे। धार्मिक अनुशासन इतना कमजोर हो गया कि कुछ लोग धार्मिक मार्ग अर्थात संघ को छोड़कर गृहस्थ जीवन में लौट गए। बौद्ध धर्म के इस नए रूप को महायान कहा गया अर्थात महाव्यवहार। ईसाई युग की शुरुआत में इस प्रतीकों की जगह बुद्ध की प्रतिमा से ले ली। बौद्ध धर्म में मूर्ति पूजा को देखते हुए महायान के उदय के बाद बौद्ध धर्म का पुराना प्रचलन हीनयान संप्रदाय के नाम से जाना जाने लगा जिसका अर्थ था निम्न वाहन। सौभाग्य से कनिष्क महायान संप्रदाय के सबसे बड़े संरक्षक बने। उन्होंने कश्मीर में एक परिषद बुलवाई जिसके सदस्यों ने 3 लाख शब्दों के बने 3 पिटक अर्थात बौद्ध साहित्य का संग्रह किया। कनिष्क ने लाल तांबे की पट्टियों पर संग्रह की और टिकाऊ उत्कीर्णत करवाई। उन्हें पत्थर के संदूकों में संग्रहित किया और उसके ऊपर स्तूप बनवा दिए। यहाँ यदि यह प्राचीन कहानी सच है तो तांबे के अभिलेख सहित इन स्तूपों की कांधार और मथुरा की कला शैली। ये हमारा हेडिंग है दोस्तों नई पेज नंबर 186 पर है। बाहरी राजाओं ने भारतीय कला और साहित्य के प्रति उत्साह दिखाया और वे उसके संरक्षक बन गए। वे उत्सव ऐसा ही था जैसे कि नए धर्म अपनाने वालों का धर्म के प्रति होता है। कुषाण साम्राज्य ने विभिन्न देशों के प्रशिक्षित कारीगरों और शिल्पकारों को एकत्रित किया जिससे मध्य एशिया और गांधार पर मथुरा जैसे कई कला विधाओं की शुरुआत हुई। मध्य एशिया से प्राप्त मूर्ति शिल्प के टुकड़ों में बौद्ध धर्म से प्रभावित भारतीय और स्थानीय दोनों तत्वों का मिश्रण दिखाई देता है। भारतीय कारीगर खासकर भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा में मध्य एशियाई यूनानी और रोमन शासक के साथ संपर्क में है। इसने कला के एक नए रूप को जन्म दिया जिसमें बुद्ध प्रतिमा
बुद्ध प्रतिमा के बाल भी यूनानी रोमन शैली के बनाए गए। गांधार कला का प्रभाव मथुरा में भी फैला, जो मुख्य रूप से स्थानीय कला का केंद्र था। मथुरा में खूबसूरत बुद्ध प्रतिमा बनाई गई, लेकिन यह कनिष्क की भी मूर्तियों के रूप में जानी जाती है, जिसके लिए जिसके नीचे कनिष्क का नाम उत्कीर्णित है। वहाँ वर्धमान महावीर की भी पाषाण मूर्तियां बनाई गई। मथुरा बेशक कृष्ण के नाम, कृष्ण के जन्म स्थान और उनके प्रारंभिक जीवन स्थल के रूप में ख्यात है, किंतु किंतु यहाँ गुप्त काल की पूर्ववर्ती मूर्तियों और अभिलेखों में कृष्ण नहीं, मथुरा की कला विधा का विकास इस युग में शुरुआत में हुआ और काल बलुआ पत्थर से बनी इसकी मूर्तियां मथुरा के बाहर भी पाई गई हैं। भारत की कुषाण मूर्तियों कला का सबसे बड़ा संग्रह इस समय मथुरा संग्रहालय में है। इस दौरान विंध्य के दक्षिणी में कई स्थानों पर खूबसूरत कलाएं निर्मित हुई। महाराष्ट्र में चट्टानों से अद्भुत बौद्ध गुफाओं का निर्माण हुआ। आंध्र प्रदेश के नागार्जुनकोंडा और अमरावती कला के आंध्र प्रदेश के नागार्जुनकोंडा और अमरावती बौद्ध कला के महान केंद्र बने। यहाँ बुद्ध की बड़ी जुड़ी कथाओं को अनगिनत चट्टानों ने नियंत्रित कर दिया। बुद्ध कला बौद्ध धर्म से जुड़े सबसे पुराने पाटलिपुत्र बौद्ध गया, सांची और भरत में पाए जाते हैं। ये सब पूर्व शताब्दी में संबंधित, जबकि मूर्तिकला और विकास नई हेडिंग हमारा दोस्तों भाषा, साहित्य और शिक्षा, पेज नंबर 197 पर। कुषाण इस तथ्य से वाकिफ थे कि लोग अलग अलग राज्यों में विभिन्न लिपियों व भाषाओं का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए उन्होंने अपने सिक्के और अभिलेख यूनानी, खरोष्टी और ब्राह्मणी लिपि में जारी किए। इसी तरह उन्होंने यूनानी, प्राकृत और संस्कृत प्रभावित प्राकृत भाषाओं का उपयोग किया। उनके शासन के अंतिम दौर में भी शुद्ध संस्कृत का चलन था, इसलिए शासकों ने आधिकारिक तौर पर 3 लिपि उनके शासन के दौरान अंतिम दौर में भी शुद्ध संस्कृत चलन था, इसलिए शासकों ने आधिकारिक तौर पर 3 लिपियों और 4 भाषाओं को माना। कुषाण शासक कुषाण सिक्कों और अभिलेख विभिन्न लिपियों और भाषाओं के सह-अस्तित्व को दर्शाता है। कुषाण काल के लोगों की संवाद पद्धति भी उनकी शिक्षा का द्योतक है। यह भी महत्वपूर्ण बात है कि मौर्य और सातवाहनों ने बेशक प्राकृत संरक्षण दिया, लेकिन किंतु कुछ मध्य एशियाई राजाओं ने संस्कृत संरक्षण और बढ़ावा दिया। काव्य शैली का प्राचीनतम उदाहरण सन 150 ईस्वी के काठियावाड़ के रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में पाया जाता है। उस समय के अभिलेख और शुद्ध संस्कृत में लिखा जाने लगा था, यद्यपि इस प्राकृत में प्रतीत होता है कि अश्वघोष जैसे महान लेखकों को कुषाणों का संरक्षण प्राप्त था। अश्वघोष ने बुद्ध चरित्र की रचना की, बुद्ध की जीवनी आधारित सौंदर्यानंद नामक काव्य की रचना की। बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय के विकास में कई अवदान, जीवन, इतिहास और शिक्षा की रचना का मार्ग प्रशस्त किया। माना जाता है कि इनमें से बौद्ध प्रभावित संस्कृत में रचित अधिकांश ग्रंथों की रचना लोगों में जैन बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय की शिक्षाओं को पहुंचाने के उद्देश्य से हुई। महावस्तु और दिव्यवदान इस शैली की महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। भारतीय रंगशाला पर भी यूनान का प्रभाव है। बनारस से 160 मील दक्षिण में स्थित रामगढ़ पहाड़ियों में बहिरंग अंतरंग 2 रंगशालाएं हैं। अभिनेत्रियों के लिए एक विश्राम गृह भी पाया गया है। रंगशाला की उत्पत्ति यूनानियों द्वारा मानी जाती है। कुछ विद्वान इस प्रकार के यवनिका शब्द यवन शब्द से निर्मित है और प्राचीन भारतीयों के लिए यह आयोनियन
शब्द संस्कृत रूप में है। प्रारंभ में यवन शब्द हालांकि रंगशाला के विकास में भारत का योगदान को नकारा नहीं जा सकता। ईसा पूर्व 150 के आसपास पतंजलि बलि बंधन या कंद सत्य जैसे दृश्य की प्रस्तुतियों का उल्लेख करते हैं। इससे भी अधिक महत्वपूर्ण है कि भरत मुनि का नाट्यशास्त्र है कोई ना, नाट्यशास्त्र अलंकार व शास्त्र और नाट्यशास्त्र वह विशिष्ट रचना है और भारत में पूर्ण विकसित नाटक के प्रवेश का सूचक भी है। पेज नंबर हमारा 187 कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। अब लास्ट हेडिंग है हमारा 188 पर है विज्ञान और तकनीक। इससे पहले पिछली हेडिंग पढ़ते हैं थोड़ी सी। वात्स्यायनों का कामसूत्र धर्म से इतर किसी साहित्य का सबसे अच्छा उदाहरण है। तीसरी शताब्दी में रचित यह कामशास्त्र और रति शास्त्र पर केंद्रित सबसे प्राचीन ग्रंथ है। यह हमें विकसित हो रहे नगरों में रहने वाले पुरुषों या नगरों के नगर के बारे में जानकारी देता है। विज्ञान और तकनीक नई हेडिंग है दोस्तों हमारे पेज नंबर 188 पर। उत्तर मौर्य काल में यूनान के संपर्क से भारतीय खगोल विज्ञान और ज्योतिषी शास्त्र भी विकसित हुआ। संस्कृत ग्रंथों में ग्रह के संचार संबंधी कई यूनानी शब्द दिखाई देते हैं। भारतीय ज्योतिष यूनानी विचारों से प्रभावित थे। यूनानी शब्द हेरोस्कोप से होर शास्त्र आया, जिसे संस्कृत में ज्योतिष कहते हैं। यूनानी सिक्के भली भांति निर्मित और मुद्रित होते थे। पंचचिन्हित सिक्कों की अपेक्षा ये काफी बेहतर होते थे। यूनानी शब्द ड्रामा की रूप में जाना गया। यूनानी शासकों ने ब्राह्मणी लिपि का इस्तेमाल किया और उनके सिक्के कुछ भारतीय चीजों को भी दर्शाया दिया गया। यूनानियों ने कुत्ते मवेशियों मसालों और यूनानियों कुत्ते मवेशी मसालों और हाथियों दांतों के टुकड़ों का बाहर निर्यात किया, किंतु यह स्पष्ट नहीं है कि उन्होंने भारत के शिल्प का ज्ञान हासिल किया या नहीं। हालांकि भारतीय ने चिकित्सा वनस्पति और रसायन विज्ञान में यूनानियों से कुछ नहीं लिया। चरक और सुश्रुत ने इन तीनों विषयों पर काम किया। चरक संहिता में कई पौधे और जड़ी बूटियों के नाम शामिल हैं जिनसे दवाइयाँ तैयार की जाती थीं। पौधों को कूटने और मिलाने की प्रक्रिया में वर्णन से हमें प्राचीन भारत में रसायन शास्त्र के विकसित ज्ञान की अंतर्दृष्टि का पता चलता है। प्राचीन भारतीय चिकित्सा बीमारियों के इलाज के लिए मुख्यतः पौधों पर निर्भर थी, जिसके लिए संस्कृत का शब्द औषधि है। फलस्वरूप दवा बनाने के बाद इसे औषधि के रूप में जाना जाता है। प्रौद्योगिकी क्षेत्र में भी मध्य एशिया लोगों के संपर्क में से भारतीयों को काफी लाभ हुआ। कनिष्क और पतलून और लंबे जूते पहने हुए दिखाई जाते हैं। रखाव का आगमन भी कुषाण काल में हुआ। संभवतः इसी काल में चमड़े के जूते भी बनाने शुरू हुए। पहली बार रोम के सोने के सिक्कों पर तर्ज पर कुषाणों ने भारत में सोने के सिक्के बनवाए। भारत और उनके समकालीन रोमन राजाओं के बीच दूतों के आदान प्रदान का पता चलता है। सन 2728 में रोमन सम्राट अगस्टस के दरबार में, सन 110 और 20 में रोमन सम्राट ट्राजन के दरबार में भारत से दूत भेज दिया गया था। इस तरह प्राचीन भारत के साथ रोमन के संपर्क में प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नए तरीकों की शुरुआत हुई। इस दौर में शीशा से कम करने के तरीकों पर भी भारी प्रभाव दिखाई पड़ता है। प्राचीन भारत में शीशा बनाने के काम में जितनी प्रगति उस दौर में हुई, अन्य किसी काल में नहीं हुई। मिलते हैं दोस्तों आपके नए चैप्टर में, जिसका नाम है सातवाहन काल। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें मित्रों। थैंक यू वेरी मच।